अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर में आ जाइए, पेज 52। चैप्टर में पेज 52। कंसोलिडेशन में एसओएफपी, एसओसीआई और सोसी डन। अब इसमें रह गई दो चीजें, एक कंसोलिडेटेड कैश फ्लो और एक फॉरेन कंसोलिडेशन, फॉरेन इंग्लिश वाला। फॉरेन कंसोलिडेशन में फिर से वही एसओएफपी वगैरह आएगा, लेकिन पहले कर लेते हैं कैश फ्लो। अच्छा, कैफ की जो कैश फ्लो है ना, उसमें ये होता था कि दो बैलेंस शीट्स गिवन होती हैं, एक जिस साल की कैश फ्लो बनानी है और एक पिछले साल की। और अगर डायरेक्ट मेथड है तो इस साल की एसओसीआई इनकम स्टेटमेंट भी दी होती है। तो एक कंपनी की कैश फ्लो तो उसके लिए होनी चाहिए उसी कंपनी की दो बैलेंस शीट्स और एक इनकम स्टेटमेंट। ग्रुप कैश फ्लो बनाने के लिए दो ग्रुप बैलेंस शीट्स होनी चाहिए। यानी ग्रुप कैश फ्लो या कंसोलिडेटेड कैश फ्लोस बनाने की टेक्निक वही है जो बेसिक कैश फ्लो बनाने की है, दो बैलेंस शीट्स यूज करके। ऐसा नहीं है जिस तरह बैलेंस शीट में कर रहे थे कि पी और एस की बैलेंस शीट गिवन है और उन दोनों को मिला के ग्रुप बैलेंस शीट बना दिया। इस तरह नहीं होगा कि दोनों की कैश फ्लो गिवन है, दोनों को मिला के कैश फ्लो बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रुप बैलेंस शीट्स होंगी दो, उससे कैश फ्लो बनानी होगी। तो जैसे इंडिविजुअल कंपनी की कैश फ्लो बनाने का तरीका है, वैसे ही ग्रुप कैश फ्लो बनाने का तरीका है, बस इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स हैं एक्स्ट्रा। तो उसका तरीका मेरे पास ये है कि जो पेज 52 है यहां से लेके पेज 58 तक, ये सारा मैंने रखा हुआ है कैफ वाला। ये मैं भी यहां सामने डिस्कस करता हूं और इन्हीं की रिवीजन के लिए ही कैफ के दो सवाल रखे हैं, वो मैं जबानी डिस्कस करता हूं। फिर अगली क्लास से ये जो पेज 59 ऑनवर्ड्स है, ये मैं ग्रुप कैश फ्लो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो अभी मैं आपको ना कैफ वाले सारे फॉर्मेट्स रिवाइज करवा रहा हूं और कैफ ही के दो सवाल बस सामने ही दिखा देता हूं ताकि कैश फ्लोज रिवाइज हो जाए। अगली क्लास में फिर ग्रुप कैश फ्लोज करेंगे। अच्छा जी, क्या था भाई? F11 कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड होता है और एक डायरेक्ट मेथड होता है, और दोनों में जो फर्क होता है ना, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इससे ऊपर ऊपर फर्क होता है। इनडायरेक्ट मेथड में इतनी सारी लाइनों का जो आंसर आ रहा है, डायरेक्ट मेथड में 3 लाइनों का वही आंसर आ जाता है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों सेम होते हैं। और सीफैब में इनडायरेक्ट मेथड भी टेस्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी टेस्ट हो सकता है, ज्यादा चांस वैसे इनडायरेक्ट का होता है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे नीचे सेम है, इससे ऊपर इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड का फर्क है। तो पहले से नीचे वाला पोर्शन देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट यह है कि कैश फ्लोज फॉर द ईयर को 3 हेडिंग्स में बांटा होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, किधर गया है ये क्या? अच्छा, वो पेज ही अगला हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, इन 3 हेडिंग्स में कैश फ्लोज, इनफ्लोज भी और आउटफ्लोज भी, वो इन 3 हेडिंग्स में बांटे होते हैं। लेकिन ये होते हैं कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। फिर हर एक्टिविटी का टोटल आउटर कॉलम में, और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों का फिर एक टोटल बनता है। ये है नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर। इसमें ओपनिंग ऐड कर दें तो क्लोजिंग बन जाता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फेस है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो कैश फ्लोज आते हैं जिनका ताल्लुक बिजनेस के ऑपरेशंस से, यानी इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो कैश इनफ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स जहां करता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करता है सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर्स में नहीं, प्लांट में भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो जितने पीपीई हैं, जितने इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स हैं।
तो पीपी से रिलेटेड कैश फ्लोज, इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैश फ्लोज, और क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज। ये सारे कैश फ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है कि बिजनेस को फाइनेंस कौन करता है? बिजनेस को फाइनेंस दो तरह के लोग करते हैं, ओनर्स और लेंडर्स। तो ओनर्स और लेंडर्स के जो कैश फ्लोज हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बिजनेस के ऑपरेशंस के सारे कैश फ्लोज यानी इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैश फ्लोज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स, पीपी यानी कहते हैं आप नॉन करंट एसेट्स। सिर्फ नॉन करंट एसेट्स कहना ठीक नहीं है, कुछ करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट करंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली नॉन करंट एसेट्स। तो बिजनेस के नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और इक्विटी और डेट से रिलेटेड जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो फाइनेंसिंग में आएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश से मुराद सिर्फ कैश नहीं है, कैश से मुराद है कैश किसी भी शक्ल में। तो वो कैश हो सकता है इन तीन शक्लों में। किधर गई? कैश हो सकता है तीन शक्लों में, या वो करेंसी नोट्स की शक्ल में पड़ा हो सकता है, या फिर बैंक में पड़ा हो सकता है, और बैंक में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर वो ट्रेजरी बिल्स की शक्ल में हो सकता है। और ट्रेजरी बिल्स तो मिसाल है, असल में आईएस की तरफ से गाइडेंस है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, और ये जो फॉरेन है ये कैश आईएस में 3 महीने है, जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश और कैश जैसा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास कैश यानी पैसा इनमें से किसी भी शक्ल में हो तो वो पैसा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये पैसा किसी भी शक्ल में, ये बिजनेस में कहां से आया? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। और कहां गया? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह बताया जाता है कि बिजनेस के पास शुरू में कितना पैसा था किसी भी शक्ल में, जो 3 शक्लें हो सकती हैं, हार्ड कैश, बैंक में पड़ा हुआ, और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये सब कैश जैसा माना जाता है। साल के शुरू में इतना पड़ा हुआ था, ये साल के दौरान इन भी हुआ, आउट भी हुआ, और ये सारा इन और आउट 3 हेडिंग्स में बांट के बताना होता है। और उस सारे नेट को ओपनिंग के साथ मिला देंगे तो साल के एंड पे कितना कैश और कैश जैसा पड़ा हुआ है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। पहले बताता हूं ये। अच्छा, इसमें ना अगर कैश फ्लो बनाने के हिसाब से एग्जाम क्वेश्चन की बात करें तो 2 एसओएफपीज होनी चाहिए। 2 एसओएफपी से मुराद ये है करंट और प्रीवियस। यानी अगर हम 2022 का सवाल कर रहे हैं तो 2021 भी। तो 2 एसओएफपीज होनी चाहिए और एक एसओसीआई। अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो एसओसीआई पूरी ना भी गिवन हो तो चलेगा। डायरेक्ट मेथड है तो एसओसीआई भी जरूरी होती है। और इसके अलावा जरूरी इंग्लिश इंफॉर्मेशन, अंग्रेजी में बहुत सारी बातें हैं। अभी सिर्फ इतना बताया है कि वो जो ऊपर टॉप पे दूसरी लाइन नजर आ रही है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इससे ऊपर ऊपर जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। वो क्या फर्क है वो नहीं बताया। दोनों में काफी सारी लाइनों के बाद और एक में 3 लाइनों के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ये सेम आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो कुछ है वो दोनों मेथड्स में सेम है। तो मैं पहले कॉमन वाली चीजें बता रहा हूं। तो सवाल सॉल्व करने के लिए 2 एसओएफपी जरूरी हैं और एक एसओसीआई। और अगर एसओसीआई नहीं है तो इनडायरेक्ट मेथड का काम चल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड है तो ये चाहिए होता है। और इनके अलावा अदर इंफॉर्मेशन ये सवाल में गिवन है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से ये चीजें पूरी कैसे करनी है, उसके लिए ना ये सारे मैंने वर्किंग्स बनाई हुई हैं, लेकिन ये बनाई मैंने वर्किंग्स टी अकाउंट की शक्ल में हुई हैं, क्योंकि उससे मेरा ख्याल यह है कि याद रखना आसान रहता है। और ये सब वो टी अकाउंट हैं। ये मैंने सामने जो फॉर्मेट खोला हुआ है ना, ये सारा कैफ वाला ही है। ये मैं अभी जो आज आपको कैश फ्लो दिखा रहा हूं ये कैफ वाली दिखा रहा हूं। फिर इसकी रिवीजन के बाद फिर अगली क्लास के अंदर हम सीफएफ वाली कैश फ्लो देख रहे होंगे। तो ये जो सामने चीजें हैं कि करके बता देता हूं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर क्या है? बाद में टैक्स पेड, जो इस साल टैक्स पे किया होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड, ये क्या है? IAS 19, ये इंटरेस्ट पेड। ये 3 चीजें यहां आती हैं। इसके अलावा बाकी जो इनकम्स और एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैश फ्लोज हैं, क्या किया? अच्छा ठीक, ठीक।
तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद ये 2-3 चीजें हैं, टैक्स पेड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड और इंटरेस्ट पेड। इसके अलावा जो इनकम एक्सपेंसेस हैं वो इससे ऊपर थे, वो बाद में बात करता हूं। अच्छा, अब ये टैक्स पेड और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड और ये फाइनेंस कॉस्ट पेड अगर सवाल में नहीं गिवन तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आप अपने उधर बुक में, बल्कि अंधेरा है, कहां देखेंगे, ये टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें, जो भी टैक्स से रिलेटेड इसमें दिया हुआ था, जो भी टैक्स से रिलेटेड इसमें दिया था, सब इसमें फेंक दिया। क्या कर रहे हो? टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी था, अब वो क्या था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, करंट टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स, जो कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है सब यहां डाल लिए। और एसओसीआई पे पीबीटी के बाद जो टैक्स एक्सपेंस आ रहा था ये वो आ गया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो या तो टैक्स पेड निकलेगा या रिफंड निकलेगा, निकलेगा वैसे पेड ही जी। सेपरेट तब करते हैं अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट जो दी होगी उसमें करंट और टैक्स, डेफर्ड टैक्स अलग आ रहा हो, नहीं आ रहा होता, टोटल टैक्स एक्सपेंस आ रहा होगा। अदरवाइज अगर अलग अलग है तो पे तो बस करंट टैक्स ने होना है, तो उसके लिए करंट टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग पेबल काफी था। ये डेफर्ड टैक्स साथ इसलिए डाला क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के फेस पे बस टैक्स एक्सपेंस आ रहा होगा, तो वो आप यहां टैक्स एक्सपेंस लिखें और फिर बैलेंस करेंगे तो पेड निकल आएगा, तो ये टैक्स पेड निकल आया। इसी तरह और क्या था, इंटरेस्ट पेड, ये बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग पेबल आ रहा होगा, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे फाइनेंस कॉस्ट आ रही होगी, यहां से बैलेंस करेंगे तो पेड निकलेगा। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट आ रही होगी उसमें कहीं ये ना आ रहा हो, वो जो I-37 वाला वो ना कहीं आ रहा हो, उसके अलावा वाला यहां लिखना है। ये वाला क्यों नहीं लिखना, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वाला, क्योंकि ये पे थोड़ी होता है, ये तो पे होने वाली चीज नहीं है। इसके अलावा बाकी वाला लिखें, अगर वो भी साथ लिख दिया तो उसका भी इफेक्ट यहां कॉस्ट पेड में निकल आएगा, तो उसके अलावा वाला बाकी फाइनेंस कॉस्ट। और एक चीज थी क्या, हाँ जी, तो वो ये ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है, एक्सपेंस फॉर द ईयर और पेड। लेकिन ये सवालों में आके बताऊंगा कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन था तो उसमें कंट्रीब्यूशंस कैश फ्लो लेने हैं, बाकी एक्सपेंसेस कितने आ रहे होंगे। अभी बस टू दी पॉइंट बात लिखी हुई है कि जितना एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा था, बेनिफिट लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, हमारी पेमेंट क्या होती है, कंट्रीब्यूशंस पेड के वो बेनिफिट्स पेड, कंट्रीब्यूशंस पेड, तो ये वो कंट्रीब्यूशंस पेड है जो हमने वहां कैश फ्लो लिखना है। बेनिफिट पेड तो प्लान एसेट्स पे कर रहा होता है, हम तो कंट्रीब्यूशंस दे रहे होते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशंस पेड निकलाएंगे यहां से। ये सारी चीजें पीपी से रिलेटेड या तो खरीदते हुए पैसे दिए होंगे या बेच के पैसे आए होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हुए पैसे दिए होंगे या बेच के पैसे आए होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स खरीद के पैसे दिए होंगे या बेच के पैसे आए होंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे पैसा खर्च किया होगा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हो सकता है, मजीद पैसा कहीं जमा करवाया हो, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली हो सकती है, वापस हुई हो सकती है, मजीद इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की हो सकती है, वो वापस बेची हो सकती है, और जो इंटरेस्ट कमाया और जो डिविडेंड रिसीव किया। अब ये फिगर्स क्या सब गिवन होंगी सवाल में, नहीं, इसके लिए वो सारी पीपी की वर्किंग करनी पड़ेगी, वो मैंने सारी की सारी जो बचपन में सीखा हुआ है ये मैंने वो टी अकाउंट की शक्ल में डाल दिया सब यहां के। पीपी का ओपनिंग बैलेंस इसमें आ रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस इसमें आ रहा होगा, अदर इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगी, वहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कि हमने पैसे कितने दिए। यानी ये सारी की सारी फिगर्स यहां और यहां अवेलेबल है, इनको इस वर्किंग में रखे तो बैलेंसिंग फिगर कैश पेड या कैश रिसीव्ड निकला करेगा। ये सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐसा ही है, सब मैंने उसी से रिलेटेड वर्किंग्स बनाई हैं। ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, याद रखने वाली बात यह है कि नॉन करंट एसेट्स में जितनी भी लाइन आइटम्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इक्विटी से रिलेटेड कैश फ्लो वो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, शेयर इशू करके आ रहा होगा, और आउटफ्लो डिविडेंड पे करके आ रहा होगा, ये हुआ। और डेट से रिलेटेड लोन लिया होगा या वापस किया होगा, लीज लायबिलिटीज पे ऑफ की होंगी, ये भी फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट वो यहां भी आ सकता है, ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो वो मैंने लिखा हुआ था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये फिगर्स अवेलेबल होंगी नहीं, यहां ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, यहां इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी वर्किंग जो है मैंने यहां पर टी अकाउंट्स बना के लिखी हुई हैं।
ये कैपिटल का भी और ये लोन्स और लीज लायबिलिटी का भी। जितनी इंफॉर्मेशन यहां और यहां है वो इन वर्किंग्स में रख के फिर कैश पेड या कैश रिसीव्ड निकलेगा। हाँ जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होती है अगर कोई बिल्डिंग प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जितना जितना उसमें खर्चा होता जा रहा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट, और जैसे जैसे वो मुकम्मल होती जाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से शिफ्ट हो जाती है पीपीई में। तो जितना जितना खर्चा हो रहा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो रहा था, और जब बिल्डिंग मुकम्मल हो गई तो ये क्रेडिट पीपीई डेबिट। हाँ, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नॉन करंट एसेट है। तो कैश फ्लो इसमें से क्या है, ये तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, ये फिगर शायद कहीं अदर इंफॉर्मेशन में हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर कैश आउटफ्लो है। क्या हुआ, वो हुई तो वो भी आ रही होगी। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है, इतनी भी नहीं। ग्रुप कैश फ्लो की और टेंशन है। ये जो बेसिक कैश फ्लो की टेक्निक्स हैं ये मेन इस्तेमाल होंगी। पीपी की वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ये जो पीपी वाली वर्किंग है ना ये आपको करनी पड़ेगी सीफैप के अंदर। बड़ी वर्किंग्स में ये एक बड़ी वर्किंग है, पीपी की फिगर्स होंगी। पीपी की वर्किंग इंपॉर्टेंट वर्किंग में से शामिल है, ये करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डन। पहले बताता हूं डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे सब वही है जो पहले बता दिया। इससे ऊपर ये 3-4 लाइनें कस्टमर से जो पैसे मिल रहे हैं, अगर कोई और रिसीट्स हैं तो कोई सर्विसेज दे रहे हैं उनसे पैसे मिल रहे हैं, कोई रेंट है तो वो पैसे मिल रहे हैं, कोई और रिसीट्स, और जो सप्लायर्स को पैसे दे रहे हैं, और बाकी सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट्स। इन 4 लाइनों के बाद जो आंसर आ रहा है ये वही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है जो इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारी लाइनों के बाद आ रहा होगा। अब ये फिगर्स के लिए इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कस्टमर से मिलने वाला पैसा, डेटर का बीडीसीडी कहां होगा, बैलेंस शीट में, और इससे रिलेटेड सेल्स इनकम स्टेटमेंट में, तो ओपनिंग क्लोजिंग सेल्स इससे रिसीट्स निकल आएंगे। अदर रिसीट्स, कोई रेंट लेना है तो ओपनिंग क्लोजिंग एक्रूड प्रीपेड आ रहा होगा, इनकम आ रही होगी, वहां से रिसीट्स निकलेगी। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। ये डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट से मिलेगा, सेल्स इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी, यहां से रिसीट्स निकलेंगी। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट से ये परचेजेस निकलेंगी, ये परचेजेस यहां जाएंगी, यहां से पेमेंट्स निकलेंगी। ये ऐसे इतनी सी बात है। और बाकी सारे एक्सपेंसेस इसमें ये बचपन वाली मेहनत, ओपनिंग प्री पेमेंट्स, ओपनिंग एक्रूवल्स, क्लोजिंग एक्रूवल्स, क्लोजिंग प्री पेमेंट्स, एक्सपेंसेस यहां तो पेमेंट्स आ जाएंगी यहां। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कहां से मिलेंगे, बैलेंस शीट से, इनकम स्टेटमेंट से ये एक्सपेंसेस मिलेंगे। लेकिन यहां पर हमारी वर्किंग का मकसद है एक्सपेंसेस की पेमेंट निकालना, तो यहां पर हमने वो एक्सपेंसेस लिखने ही नहीं जो नॉन कैश होते हैं। डेप्रिसिएशन हो गई, बैड डेट हो गया, इंपेयरमेंट लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन गेन लॉस हो गया, वो नहीं लिखना। ये मैंने नीचे एक लिस्ट भी लिख दी, ये नहीं लिखने इधर, क्योंकि यहां जो कुछ भी लिखेंगे वो बैलेंस करने से यहां पर इफेक्ट ले आएगा। लिखने को अगर यहां डेप्रिसिएशन भी लिख दी तो उसका इफेक्ट आ जाना है बैलेंसिंग में, इसलिए वो एक्सपेंसेस यहां नहीं लिखने जो होते ही नॉन कैश हैं। ये मिसालें हैं कुछ सामने। वो एक्सपेंसेस में थोड़ी आ रही होगी, वो तो हमने अलग से लाइन दिखानी है ना कैश जनरेटेड के नीचे। तो ये वर्किंग से निकलेंगी, ये डायरेक्ट मेथड की ये वाली 4 लाइनें, और इनका जो नेट रिजल्ट निकलेगा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, और इसके बाद सारा वही है जो भी पहले फॉर्मेट बताया। नहीं, तो मिसाल है, हो सकता है कोई मशीन रेंट पे दी हो, मतलब कोई और रिसीट्स है, कोई सर्विसेज देके रिसीट्स हो सकती हैं। चलें ठीक है, हाँ ऐसे कह लें। हाँ, क्या पता गाड़ियां रेंट पे देते हो सकता है बहुत ज्यादा मेन काम ना हो, निकाल दो अदर रिसीट्स, निकाल दो अदर। हो सकता है कोई स्क्रैप बेच दिया हो, कोई कबाड़ बेच दिया हो। इनडायरेक्ट मेथड, अच्छा इनडायरेक्ट मेथड का अभी तक अगर सो रहे थे तो आप जाग जाएं, ये कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि ये मैंने ना वैसे ही पॉसिबल 9 आइटम लिखी हुई है, कोई और भी हो सकती है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना, ताकि अगर कोई बहुत डिफरेंट आइटम हो तो आप उसको हैंडल कर सकें। कॉन्सेप्ट ये है
कि इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्ट करते हैं पीबीटी से, जबकि हम ये सारी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं कैश फ्लो, तो होना तो कैश फ्लो चाहिए था। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड कॉमन कहां होंगे आके? कैश जनरेटेड। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट मेथड में ये जितनी सारी लाइनें सामने नजर आ रही हैं, ये सब बराबर हैं इन 4 लाइनों के। वो जो इनडायरेक्ट मेथड में पूरी लाइंस हैं, उनका नेट आंसर क्या आ रहा है? कैश जनरेटेड। और वही इन 4 लाइनों का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो इतनी सारी लाइनें हैं, इफेक्टिवली वो यही हैं। ये कस्टमर से रिसीट्स, और अगर कोई और इनकम रिसीव्ड है तो पेमेंट टू सप्लायर्स और बाकी एक्सपेंसेस। अगर बिजनेस की सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस कैश पे होते तो ये प्रॉफिट ही होता ना। फिर अगर बिजनेस की सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस कैश पे होते, कोई क्रेडिट पे ना होता, कोई प्रीपेड एक्रूड ना होता, तो फिर ये जो इन रिसीट्स और पेमेंट्स का नेट आ रहा है, ये प्रॉफिट ही होता है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर वो इसके बराबर नहीं है तो एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि इसके बराबर पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं पीबीटी से। पीबीटी से करते हैं स्टार्ट। अच्छा, पहुंचना कहां तक है? कैश जनरेटेड। पीबीटी से कैश जनरेटेड तक पहुंचने में 3 तरह की एडजस्टमेंट्स करते हैं। प्रॉफिट और उस नेट कैश में अगर फर्क आ रहा है तो वो 3 वजहों से है। एक है तो ऐसे 2 वजहों से, लेकिन एक और तरह की एडजस्टमेंट भी करनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक पहुंचने में, इसके नीचे है कहीं, जितनी ये लाइन आइटम्स नजर आ रही हैं, ये 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। आप ये लाइन आइटम जरूर याद कर लें, लेकिन असल में ये 3 बातें याद रखिएगा जो बता रहा हूं। एक तरह की एडजस्टमेंट्स वो हैं जो नॉन कैश इनकम्स और एक्सपेंसेस की रिवर्सल है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनकम्स और एक्सपेंसेस शामिल हैं, जबकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में रिसीट्स और पेमेंट्स हैं। जाग रहे हैं? ये बात समझ लें, फिर बस खत्म करता हूं। ये सारी रीजन समझ लें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर इनकम्स और एक्सपेंसेस सारे के सारे कैश बेसिस पे ही होते तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पीबीटी ही आ रहा होता। अगर नहीं है तो ये वो सारी रीजंस हैं। इसीलिए ये इनडायरेक्ट मेथड है कि पीबीटी से स्टार्ट करता है, एडजस्टमेंट्स करके पहुंचा देता है कैश जनरेटेड तक बगैर रिसीट पेमेंट्स लिखे। पीबीटी से कैश जनरेटेड तक पहुंचते हुए जो एडजस्टमेंट्स करनी है, उनमें एक एडजस्टमेंट है नॉन कैश इनकम एक्सपेंसेस की रिवर्सल। क्यों? क्योंकि बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट निकालते हुए तो वो एज एन एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है, लेकिन क्या वो पे हुआ हुआ है? तो फिर वो कैश पेमेंट के बराबर आ ही नहीं सकता था। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो एज एन एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है, लेकिन वो पे तो नहीं हुआ हुआ। इसी तरह से इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है, पे तो नहीं हुआ हुआ। रीवैल्यूएशन जो P&L में आई है, रीवैल्यूएशन लॉस। इसी तरह IFRS 9 फेयर वैल्यू थ्रू P&L, OCI नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। OCI वाला क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये स्टार्ट ही कहां से किया है? पीबीटी से। तो OCI वाली आइटम्स तो उसमें हैं भी नहीं। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला जो गेन लॉस आया वो भी कोई कैश फ्लो नहीं है। तो जो नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो कर देते हैं रिवर्स, यानी एक्सपेंसेस ऐड बैक और इनकम लेस। तो देखें, ये नॉन कैश है, एक्सपेंस है, ऐड हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश है, ऐड हो गया। इंपेयरमेंट लॉस ऐड हो गया। बैड डेट एक्सपेंस ऐड हो गया। फेयर वैल्यू लॉस ऐड हो गया। फेयर वैल्यू गेन लेस हो गया। तो पीबीटी से कैश जनरेटेड तक पहुंचने के लिए एक तरह की एडजस्टमेंट्स हैं नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को रिवर्स करना। बस जबानी याद हो गया ना? क्या जी? ये ग्रांट इनकम क्या है या यहां क्यों नहीं है पूछ रहे हैं? ये है ना? नहीं, इसको मैंने नॉन कैश नहीं कहा, लेकिन मैंने ग्रांट इनकम तो नहीं बोली। इस सारी स्क्रीन पे 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। एक नॉन कैश की मैंने बात की है, उनकी मिसालें मैंने ये बताई हैं: डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंपेयरमेंट लॉस, बैड डेट एक्सपेंस, फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू गेन। तो नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस क्यों रिवर्स कर दिए? क्योंकि हमने कैश रिसीव्ड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंचना है। तो एक एडजस्टमेंट होती है नॉन कैश इनकम एक्सपेंस रिवर्स करना। दूसरी एडजस्टमेंट्स, ऐसे इनकम और एक्सपेंस जिनसे रिलेटेड कैश फ्लो कैश जनरेटेड के नीचे कहीं अलग से बता दिया जाएगा।
ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस जिनसे रिलेटेड कैश फ्लो आगे चल के कैश फ्लो पे कहीं ना कहीं और नजर आ जाएगा। जैसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, कैश जनरेटेड के बाद जाके इंटरेस्ट पेड दिखा तो देना है, इंटरेस्ट पेड आगे चल के अलग से दिखाना है ना, जबकि पीबीटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है। देखिए हमने ना कैश फ्लो जिस फिगर से शुरू किया है उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हुआ हुआ है, जबकि आगे चल के हमने इंटरेस्ट पेड करना तो है लेस, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस वापस कर देते हैं क्योंकि आगे चल के पेड जो करना है लेस। इसी तरह से इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये अदर इनकम के तौर पे इसमें ऑलरेडी एडेड है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जबकि आगे चल के हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड दिखाना तो है, तो डबल डबल हो जाएगा। इसलिए इनमें जो अदर इनकम एडेड थी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, वो रिवर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कैश फ्लो है वो आगे आ रहा है, तो इसलिए यहां जो इनकी इनकम एक्सपेंस ऊपर पीबीटी में शामिल है वो निकाल देते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ग्रांट इनकम, ये आगे चल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ग्रांट रिसीव्ड आ तो रही है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, ये जब आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, जैसे देखें अगर एक प्लांट है जिसकी बुक वैल्यू है 100 और बेचा है 115 का, तो 15 का जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो ऊपर पीबीटी में शामिल हुआ हुआ है, जबकि हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चल के सेल ऑफ पीपीई 115 दिखा तो देना, उसके अंदर ये 15 होगा या उसके अलावा है, तो उसके अंदर ये 15 है, और कैश फ्लो स्टार्ट कहां से किया है, पीबीटी, उसमें भी ये 15 शामिल है, तो वहां से निकाल लेते हैं। तो ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस जो पीबीटी में तो इस वक्त इंक्लूडेड हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कैश फ्लो नीचे चल के आ रहा है कहीं ना कहीं, तो वो रिवर्स कर देते हैं। ये भी देखें रिवर्स कर दिया, सेल ऑफ पीपी आ रहा होगा 115 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो उसमें 15 शामिल है, तो नॉन कैश इनकम एक्सपेंसेस रिवर्स कर दिए क्योंकि वो कैश ही नहीं है, और ऐसे इनकम एक्सपेंसेस रिवर्स कर दिए जिनसे रिलेटेड कैश फ्लो आगे कहीं ना कहीं आ रहा है। ये हो गए दो तरह की एडजस्टमेंट्स, कुछ ऐड हो रही है, कुछ लेस हो रही है। इन सबको ऐड लेस करने के बाद जो आंसर आया, इसकी अंग्रेजी लिख दें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं, लिखे तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन अगर ये अंग्रेजी ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। यानी पीबीटी, ये दो चीजें ऐड लेस, कौन सी दो चीजें, नॉन कैश इनकम एक्सपेंस और वो इनकम एक्सपेंस जिससे रिलेटेड आगे कुछ ना कुछ कैश फ्लो आने लगा है, ये सब रिवर्स करने के बाद जो आंसर आया, अगर उसकी अंग्रेजी लिखनी है तो लिख दें, ये अंग्रेजी है, दो चीजें रिवर्स। ये पोर्शन बताता हूं, ये पोर्शन कहलाता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को। डेटर्स, दो चीजें समझा देता हूं, बाकी फिर वैसे ही होंगी, दो की रीजन बता देता हूं। अगर सेल्स 1000 हैं, ओपनिंग डेटर्स 100 थे और क्लोजिंग डेटर्स 180 हैं, सेल्स फॉर द ईयर 1000 है, ओपनिंग डेटर्स 100 थे और क्लोजिंग डेटर्स 80 हैं, कैश कितना मिला होगा इस साल? चलें प्लस माइनस ना सही ऐसे देख लें, बीडी 100, सेल्स 1000, सीडी 180, कैश कितना मिला होगा? 920। कैश फ्लो के फेस पे असल में सेल्स आनी चाहिए कि रिसीट फ्रॉम डेटर्स? असल कैश फ्लो क्या है? रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, जो कि डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन अभी इस वक्त ऊपर पीबीटी में ये आ रही हैं। हमने कैश फ्लो का स्टार्ट किया हुआ है पीबीटी से, इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो का स्टार्ट पीबीटी से किया हुआ है, तो अभी इस वक्त ऊपर पीबीटी में ये 1000 शामिल है, हमने इसको 920 बनाना है, हमने इसको 920 में कन्वर्ट करना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस एडजस्ट कर देना इसमें, 80 अगर इसमें से माइनस कर दें तो रिसीट्स बन जाएंगी। तो ये जो 80 है इसको हम कहेंगे कि ये क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस है, यानी ये चेंज इन डेटर्स है। अच्छा, अगर तो क्लोजिंग इससे ज्यादा है तो इंक्रीज इन डेटर्स है, पहले 100 थे अब 180 हो गए, इंक्रीज,
और अगर ये 200 होता और ये 180 होता तो डिक्रीज। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स में जो फर्क है, वो फर्क अगर इसमें एडजस्ट कर दे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। अब वो फर्क ऐड करना है कि लेस करना है? वैसे तो याद रख लें कि करंट एसेट्स हैं, इंक्रीज को लेस करना है, डिक्रीज को ऐड करना है, और करंट लायबिलिटीज हैं तो डिक्रीज को लेस करना है, इंक्रीज को ऐड करना है। वजह दो तरह से समझा देता हूं, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। अगर क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग से ज्यादा हैं तो बस समझने के लिए कह सकते हैं कि ओपनिंग तो कोई नहीं मिले, इनमें से भी 80 नहीं मिले। ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग 180 है, तो हम सिर्फ ऐसी समझने के लिए कह सकते हैं कि ओपनिंग तो कोई नहीं मिले, इनमें से भी 80 नहीं मिले, तभी तो सीडी बढ़ गया। तो इनमें से भी 80 नहीं मिले तो रिसीट्स निकालने के लिए 80 माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग बढ़ने का मतलब है कि पैसे नहीं मिले, तो सेल्स में से माइनस कर देते हैं। तो ऊपर पीबीटी में क्या शामिल है? नीचे आते हुए इंक्रीज इन डेटर्स का माइनस कर देना उस सेल्स को रिसीट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा प्लस करना है कि माइनस, वो डेटर्स की वजह काफी है, बाकियों पे ऐसे ही मान ले आए। लेकिन इसका कंक्लूजन जरूर समझ लें, ये जो डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज है, ये यहां ऐड या लेस करना क्या जादू कर रहा है? जो ऊपर पीबीटी में सेल्स हैं, ये उनको रिसीट्स में कन्वर्ट कर रहा है। स्टॉक्स की इंक्रीज डिक्रीज, ऊपर पीबीटी में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज उसके साथ मिलके परचेजेस बना रही है, और क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उस परचेजेस को पेमेंट्स में कन्वर्ट कर रही है। स्टॉक्स की इंक्रीज डिक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस बना रही है, और क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उस परचेजेस को पेमेंट्स बना रही है। ऊपर कहीं इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस का ओपनिंग क्लोजिंग उस इंश्योरेंस एक्सपेंस को इंश्योरेंस पेड में कन्वर्ट कर रहा है। ऊपर कहीं पर शायद रेंट इनकम आ रही है, एडवांस रेंट इनकम किधर गया? ये नहीं लिखा मैंने, नहीं वो एडवांस तो वो मैंने करंट एसेट्स वाला एडवांस लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, रेंट इनकम रिसीवेबल थी, रिसीवेबल, तो ऊपर आ रही है इनकम, रिसीवेबल का इंक्रीज डिक्रीज उसको रिसीट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी ऊपर इनकम एक्सपेंसेस हैं जिनसे रिलेटेड करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आ रहे हैं, वो इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस करना ऊपर मौजूद इनकम एक्सपेंसेस को पेमेंट रिसीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर हमने करंट लायबिलिटीज में तो टैक्स पेबल भी आ रहा होगा, टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल भी करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा, उसकी यहां इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि ऊपर कहीं टैक्स एक्सपेंस ही नहीं है, तो उसको किस लिए लिखना था? ऊपर टैक्स एक्सपेंस क्यों नहीं है? हमने शुरू पीबीटी से किया है। मैंने यहां पर कहीं इंटरेस्ट पेबल की इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखी, इंटरेस्ट पेबल की, क्योंकि हमने ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दिया रिवर्स, पीबीटी में ऐड बैक कर दिया। तो जब इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं रहा तो उसको क्या करना था लिख के? यहां कहीं डिविडेंड पेएबल नहीं आ रहा वो कोई एक्सपेंस थोड़ी होता जो पीबीटी में आ रहा होगा, तो डिविडेंड पेएबल क्या करना है लिख के? इंटरेस्ट रिसीवेबल यहां क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऊपर हम इंटरेस्ट इनकम रिवर्स कर आए, तो उसका इंक्रीज डिक्रीज क्या करना था दिखा के। तो ये वाला पोर्शन है ना, इस सब के लिए याद रख लें कि ये है बैलेंस शीट में मौजूद सारे करंट एसेट, सारी करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज, सिवाय बैलेंस शीट में आने वाले सारे करंट एसेट, सारी करंट लायबिलिटीज सिवाय इनके। किनके? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी? ये सारा कैश है, उसकी इंक्रीज डिक्रीज तो है। ये जो सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये उसकी इंक्रीज डिक्रीज ही है, वो क्या करनी है दिखा के? टैक्स पेएबल, एडवांस टैक्स की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी? क्योंकि हमने पीबीटी से शुरू किया हुआ है। डिविडेंड पेएबल रिसीवेबल की, क्योंकि डिविडेंड पेड तो एक्सपेंस नहीं है, और डिविडेंड इनकम को ऐड बैक रिवर्स कर दिया था, इसलिए उसकी रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी, क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम रिवर्स कर दिया था। और हो सकता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में कोई ऐसा करंट एसेट लायबिलिटी भी आ रहा हो जिसका कहीं पीएनएल से ताल्लुक ना हो। जैसे एक एसेट उधार पे खरीदा है, एसेट पीपीई उधार पे खरीदा हुआ है, तो वो तो पीपीई डेबिट और पेएबल क्रेडिट हुआ हुआ है,
तो उसका पेबल करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा, उसकी इंक्रीज डिक्रीज दिखाएं। एक प्लांट देखें, क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज क्या काम कर रही है? अच्छा, स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रही है? जो ऊपर प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उनको वो परचेजेस में कन्वर्ट कर रही है, और उसके साथ ही क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उस परचेजेस को पेमेंट टू सप्लायर में कन्वर्ट कर रही है। तो पीपीई अगर उधार पे खरीदा हुआ है तो वो कोई परचेजेस थोड़ी है, इसलिए अगर पीपीई उधार पे खरीदने का कोई पेएबल करंट लायबिलिटीज में आ रहा है उसकी नहीं इंक्रीज डिक्रीज दिखा देनी। अगर करंट लायबिलिटीज में कोई लीज लायबिलिटी आ रही है करंट पोर्शन, तो वो तो लीज का पेएबल है, वो कोई एक्सपेंस तो नहीं डेबिट हुआ हुआ, तो इसकी इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं दिखानी। तो कोई ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में रहे हैं लेकिन है वो आगे वाली किसी चीजों से रिलेटेड, मिसाल के तौर पे लोन का करंट पोर्शन, लीज का करंट पोर्शन, पीपी के बेचने खरीदने का पेबल रिसीवेबल, इनकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी। तो इनके अलावा बाकी सब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की एक एक करके इंक्रीज डिक्रीज दिखानी है। और इंक्रीज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? करंट एसेट्स हैं तो इंक्रीज नेगेटिव और करंट लायबिलिटी है तो डिक्रीज नेगेटिव। और ये सारी चीजें, ये जो ममनुआ आइटम्स हैं, ये बैलेंस शीट के फेस पे भी हो सकती हैं, किसी और आइटम में छुपी भी हो सकती हैं। जैसे आपको बैलेंस शीट में लिखा नजर आ रहा है क्रेडिटर्स, लेकिन नीचे अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है कि इसमें इंटरेस्ट पेबल छुपा हुआ है, तो इंटरेस्ट पेबल की तो नहीं दिखाते इंक्रीज डिक्रीज। तो फिर क्रेडिटर्स में जो मिलावट हुई है वो मिलावट निकालें, फिर बाकी क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज लें। इसी तरह से एडवांस टैक्स हो सकता है प्री पेमेंट्स में शामिल करके दिया हो, तो एडवांस टैक्स की तो नहीं दिखानी इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन प्री पेमेंट्स की दिखानी है। तो प्री पेमेंट्स में जो मिलावट है एडवांस टैक्स की वो निकाल दें, फिर इंक्रीज डिक्रीज लें। ये तीसरी वाली चेंज है। तो पीबीटी में एक नॉन कैश इनकम एक्सपेंस रिवर्स होंगे, एक ऐसे इनकम एक्सपेंस रिवर्स होंगे जो नीचे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, और तीसरी चीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये तीन एडजस्टमेंट्स करने के बाद पीबीटी का जो आंसर है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बराबर पहुंच जाएगा। और डेटर्स के बारे में, बैड डेट ये कैफ में है, इसमें कुछ ना ज्यादा इसका काम नहीं है। सीफैब में कहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, लेकिन फिर भी ये मैंने डेटर्स के बारे में कैफ की एक बात लिखी हुई है। और ये तो खैर फॉर्मेट का ऐसा ही रख लें। वैसे बता रहा हूं कि आई7 की तरफ से इजाजत है डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड चाहे ऑपरेटिंग में दिखाया जाए चाहे इन्वेस्टिंग में दिखाया जाए, आप इन्वेस्टिंग में ही दिखा लें। डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड इजाजत है, चाहे ऑपरेटिंग में दिखा दें चाहे फाइनेंसिंग में दिखा दें। डिविडेंड पेड बेहतर है फाइनेंसिंग में दिखाएं, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में दिखाएं, लेकिन अल्टरनेटिव्स बहरहाल अलाउड है जी। कैफ का क्वेश्चन बोर्ड पे कर दूं? अभी कराऊंगा फिर। है? अच्छा, अब देखें क्या हुआ। नहीं कोई मसले नहीं पड़ेंगे। देखें ये ना एक कैफ का सवाल मैंने ये इनडायरेक्ट मेथड का डाल दिया, ये आपके इसी से कुछ 4 पेजेस आगे प्रैक्टिस नहीं, इसे 4 पेजेस आगे नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 118, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 118। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 118। एक क्वेश्चन मैंने कैफ का ये डाला है इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस के लिए, और एक ये डाला है कैफ का डायरेक्ट की प्रैक्टिस के लिए। देखें अगर ईमानदारी से बात देखें तो कराने को तो मैं ये क्लास में करा दूं, लेकिन इसको क्लास में करने में टाइम ही लगेगा। बेहतर तो ये है कि ये आप खुद करना चाहें तो कर लें, नहीं तो सोल्यूशन ही देख लें, बहुत है। अच्छा, आपने वो जो 20 मिनट मेरे से लगवाने हैं ना, आप क्लास से पहले 20 मिनट इसका सोल्यूशन देख लेना, आधा घंटा लगा लेना, चलो 2 घंटे लगा लेना, क्योंकि मैंने तो संडे को क्लास शुरू करनी 12 बजे, आप सुबह 7 बजे शुरू कर देना। लेकिन ये 2 सवाल अगर आप इनका सोल्यूशन भी देख लेना तो बहुत है रिवीजन के लिए। एक मैंने डायरेक्ट मेथड का सवाल डाला हुआ है और एक इनडायरेक्ट का सवाल डाला हुआ है, कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन ही देख लें। फिर भी अगर किसी को उस दिन कोई तकलीफ हुई तो मैं क्लास शुरू करते हुए ऐसे ही स्लाइड पे इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लूंगा, फिर ग्रुप कैश फ्लो शुरू कर दूंगा, क्योंकि करना तो नहीं आप ऐसे किसी ने।
नहीं करना, ये सवाल नहीं करना आपने, क्योंकि कैफ का है ना, आप देखेंगे भी नहीं इसको। तो मैं अगली क्लास स्टार्टिंग में चले इसका सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन डिस्कस करके फिर ग्रुप कैश फ्लो के फॉर्मेट पे आ जाऊंगा। है होमवर्क तो वो कंसोलिडेशन का सवाल दिया है जून 22 का। अच्छा, एक ऑडिट की असाइनमेंट हो तो साइन करना है पार्टनर ने, तो पार्टनर साइन करते हुए जब उसको फाइनल रिव्यू कर रहा होगा, खैर अपनी फर्म, हर फर्म का अलग अलग कल्चर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो पार्टनर किसकी क्लास ले रहा होगा? मैनेजर की। वो बात ही मैनेजर, चलो वो तो सीधे मैनेजर डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन पार्टनर का जो कांटेक्ट होगा, लिंक होगा, जो भी वो पूछ रहा होगा और बेइज्जती कर रहा होगा, जलील कर रहा होगा मैनेजर को, उसके बाद मैनेजर क्या करेगा? है वो उससे नीचे आएगा, हो सकता है सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, उस पे सुपरवाइजर कर लेते हैं, उस पे आएगा। फिर सुपरवाइजर क्या करेगा? वो सीनियर पे आएगा, फिर सीनियर। अब वो अगर सीनियर कोई जिम्मेदारी महसूस करता हुआ तो वो खुद संभाल लेगा, नहीं तो वो बच्चों को आगे कर देगा, सुपरवाइजर जाने और बच्चे जाने। अच्छा, वो जो जूनियर होगा, उस जूनियर से किन बातों का पूछा जा रहा होगा? जो उसने किए होंगे। इन सब के लिए सीनियर जवाबदेह होगा, यानी जो जॉब इंचार्ज है। लेकिन सिर्फ जूनियर की अगर बात करें तो वो बरी नहीं है, उसकी भी बारी आई जाएगी, लेकिन उससे ये नहीं पूछेंगे कि पूरे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये मसला क्यों निकला। उससे उतना पूछा जाएगा जितना उसको काम दिया गया था। जितना ज्यादा पोजीशन में लो होगा, जिम्मेदारी उतनी कम होगी, लेकिन होगी। अच्छा, किस एरिया से रिलेटेड वो जवाबदेह होगा? जो उसके अंडर था। जितनी बड़ी पोजीशन होती जाएगी उतना जवाब सख्त होता जाएगा। अब चूंकि ये इंसान है तो पार्टनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जूनियर से आके बात करे, टाइम नहीं है उसके पास। ये इंसान है, खामी है, टाइम नहीं है उसके पास। लेकिन आखिरत में ना, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज हैं, हम इंसानों के अंदर वो क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो अल्लाह हर एक इंडिविजुअल से हिसाब ले रहा होगा। अब इस वक्त दुनिया में अरबों लोग मौजूद हैं, पता नहीं कितने लोग दुनिया से जा चुके हुए हैं, और पता नहीं क़यामत तक कितने और आने। हर एक से अल्लाह ताला 1 to 1 हिसाब कर रहे होंगे, और हर एक से उसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। जितनी ज्यादा बड़ी पोजीशन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, लेकिन जो लोएस्ट पोजीशन भी होगी उसकी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर कुछ नहीं तो अपनी जात तो होगी। हमारे लिए ना बड़ा आसान है कि अल्लाह इन हुक्मरानों से पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हुक्मरानों से तो चलो पूरे मुल्क का पूछेगा, लेकिन मैं मर्द हूं, मैं शौहर हूं, मैं बाप हूं, मेरे से मेरे घर का भी पूछेगा। मैं अगर किसी डिपार्टमेंट का हेड हूं तो मुझसे उस डिपार्टमेंट का भी पूछेगा। अगर औरत है तो उस औरत के जिम्मे जो उसके बच्चे हैं और शौहर के घर की वो जिम्मेदार थी, उससे पूछेगा। बड़ा भाई है और उसके इन्फ्लुएंस में, बड़ी बहन है उसके इन्फ्लुएंस में छोटे बहन भाई थे, जब तक वो बालिग नहीं थे, उनके बारे में पूछा जाएगा। भाई के इन्फ्लुएंस में बहन थी, उसके बारे में पूछा जाएगा। हर एक की अपनी जिंदगी तो है, लेकिन हर एक के जो जिम्मेदारी बनाई गई है उसका जवाबदेह होना है। बुखारी 5200, सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगरान है, किसी ना किसी चीज का तो होगा, और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। रैयत आप समझ लीजिए जो भी मेरे अंडर है ना, वो मेरी रैयत है। तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अब उसको आगे मजीद वजाहत कर दी आप ने। बस अमीर निगरान है, अमीर मतलब लीडर, वो भी निगरान है, और आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, और औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों पर निगरान है। अब ये हायरार्की के हिसाब से निगरानी है। फिर आगे रिपीट, बस तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारे ऊपर जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उसका जवाब देना है आखिरत में, हर एक ने जवाब देना है। संडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।